गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 24 अप्रैल 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर हम कुछ कॉमन आर्टिकल्स को देख पाएंगे जिनको हम करेंगे उसी न्यूज़पेपर से जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से बताए गए होंगे, सो दैट जितने भी अलग या डिफरेंट आर्टिकल आए हैं उनको हम कवर कर पाएँ और जो भी आर्टिकल यहाँ यूपीएससी की रेलिवेंस के है या यूपीएससी के सिलेबस के साथ उसका तालमेल है वो हम सभी उसको यहाँ पर कंप्लीट कर सकें। शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से, जो कि है गुकेश क्रिप्स हिस्ट्री यंगेस्ट चैलेंजर टू वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। देखिए गुकेश जो है वो एक टूर्नामेंट खेलने के लिए टोरंटो गए हुए थे। डी गुकेश इनका नाम है, 17 साल इनकी उम्र है और क्योंकि ये बहुत छोटे हैं 17 साल की उम्र के, तो इसी वजह से ये अभी तक के हम देख पाते हैं कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल में लड़ने वाले सबसे छोटी उम्र के इंसान यहाँ पर हम इनको बोल सकते हैं, जो कि इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट होगा क्योंकि अब ये जीत चुके हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है उसमें इनका जो सीट है वो फाइनली अभी के लिए हो चुकी है। आप सोचेंगे मैम इसको क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर यूपीएससी में हमने देखा है कि कई बार स्पोर्ट्स से भी यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा सा हमें समझना था। चेस के अंदर ये खेलने वाले हैं, अगर ये कल को नेक्स्ट ईयर में जीत भी जाते हैं तो हमें पहले ही पता था कि ये जीतने वाले हैं, या एग्जैक्टली इनके बारे में पता था कि पहले भी ये चेस के एक प्लेयर होते थे। तो अगर न्यूज़ में आपका आ भी जाता है, प्रीलिम्स के अंदर इसको बना भी दिया जाता है एज ए क्वेश्चन, तो हम इसके प्रति थोड़े बहुत अवेयरनेस लें ताकि पढ़ते ही हमें याद आ जाएगा कि हाँ हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है टर्मिनेट्स 25,753 पर्सन हायर्ड इन बंगाल स्कूल हाई कोर्ट। बंगाल के अंदर देखिए एसएससी के द्वारा 2016 के अंदर यहाँ पर ट्रेनिंग की जो होती है, टीचर्स ट्रेनिंग करने के बाद में एग्जामिनेशन लेने के बाद में स्टेट लेवल का सिलेक्शन टेस्ट कराया गया था। उस स्टेट लेवल के सिलेक्शन टेस्ट के अंदर कहा गया कि फ्रॉड बहुत बड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पर जितने भी टीचर्स लगे हैं मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉडलेंट्स। उनके साथ में किसी को पैसा खाया है, किसी ने किसी को ऐसे ही फेवरिज्म के तहत भी बना दिया गया है। अब 2016 का ये केस पहुँचता है कलकत्ता हाई कोर्ट में 2024 के अंदर, और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कैसे 2024 में अभी कलकत्ता हाई कोर्ट का ये बयान आया है कि जो भी अपॉइंटमेंट हुई है आज तक 25,753 टीचर्स की 2016 के अंदर, और चाहे उसमें टीचर्स थे या साथ में उसमें नॉन टीचिंग स्टाफ भी आता है। ये एसएससी में क्या होता है कि टीचिंग स्टाफ होता है, दूसरा होता है नॉन टीचिंग स्टाफ, यानी कि कोई क्लर्क बन चुका है स्कूल के लिए या फिर हम वॉचमैन वगैरह को देख पाएंगे। तो ये सब भी जो है इनको हटा देना है। साथ ही में ये जो डिवीज़न बेंच बैठा हुआ था, डिवीज़न बेंच का क्या मतलब होता है, जब 2 जजेस का यहाँ पर बेंच बैठता है, उन्होंने सीबीआई को डायरेक्शन की दी है कि वो जाए इसके ऊपर पूरी की पूरी जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है वो करे और उसके बाद में यहाँ पर 3 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट को हमें सबमिट करवा दे। ये प्रोसेस उन्होंने सीबीआई के लिए दिया है। इन्होंने बोला है कि ये जो अपॉइंटमेंट किए गए थे सिलेक्शन के अंदर फ्रॉड करके, इसने आर्टिकल 14 को तोड़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 14 क्या होता है हम देखते हैं, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट आते हैं, और उन फंडामेंटल राइट जो आते हैं वो होते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 12 जो होता है वो उनकी डेफिनेशन वगैरह के लिए बताया जाता है क्या, और आर्टिकल 14 से हमारे मानव अधिकार या मौलिक अधिकार जो है वो यहाँ पर शुरू होते हैं। और आर्टिकल 14 सबसे पहला अधिकार होता है राइट टू इक्वालिटी, सभी को यहाँ पर इक्वल होने का दर्जा है, अधिकार है। आर्टिकल 16 को हम देखते हैं जिसका मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सभी को ऐसे अवसर दिए जाएंगे, अवसर की समानता होगी जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जारी किया जाएगा। खैर अगर हम इसको देखें कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी ऐसा होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर जिसको जो ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है, जो ज़्यादा क्वालिफाइड लगता है, वो उनको ले लेते हैं अपने पास में। अवसर ज़रूरी नहीं है कि वो सबको बिल्कुल सेम अवसर दे। हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस चलाया और उसके अंदर आप चाहते हैं कि केवल और केवल आपका बेटा ही वहाँ पर आए, तो वो अवसर किसको मिला, केवल आपके बेटे को मिला, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है। गवर्नमेंट इस चीज़ पे बाध्य है फंडामेंटल राइट्स की वजह से कि वो सभी को जो अवसर है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो सेम दिला सके।
अब क्योंकि अपॉर्चुनिटी सेम नहीं था और क्योंकि लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, जिन्होंने यहाँ पर अच्छे से तैयारी करके वापस से एग्ज़ाम बैठे थे, वो अपीयर किए थे और फ्रॉड की वजह से, पैसे ना होने की वजह से उन लोगों के साथ में अन्याय हुआ है। इसीलिए क्या हो गया, आर्टिकल 14 को ब्रीच करता है। इसीलिए हाई कोर्ट ने अभी बोला है कि यहाँ पर जितना भी ये स्टाफ है इनको हटाया जाए। दूसरी बात, आज तक जितना इनको यहाँ पर सैलरी मिली है वो सैलरी भी इनको वापस से यहाँ पर देनी पड़ेंगी, और साथ ही में 12% के ब्याज के ऊपर, जो हर साल इन्होंने सैलरी ली है उसके ऊपर 12% का यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा, और उसके बाद में इन्होंने जितनी भी सैलरी है उसको वापस देना पड़ेगा। खैर, गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है फिलहाल ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि ये कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इलीगल है और वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन अभी के लिए हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा ऑर्डर दे दिया गया है जो कि काफ़ी, हम बोल सकते हैं कि हिस्टोरिकल है नेचर के अंदर। काफ़ी ज़्यादा करप्शन की इंपॉर्टेंस हम यहाँ समझ रहे हैं कि कैसे हाई कोर्ट बिल्कुल करप्शन के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप लोग भी यहाँ पर इसी फील्ड में काम करने के लिए जाएंगे, तो इसी वजह से आपके जीएस पेपर 2 के अंदर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम देखते हैं गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर आ गया, क्या क्या राइट है। मेंस के अंदर हम इसको जीएस पेपर 4 में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि करप्शन का यहाँ पर मुद्दा आ गया। तो इथिक्स के अंदर जो करप्शन होता है, खासकर कि पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो उसमें भी इससे सवाल पूछा जा सकता है, या फिर इसकी एक केस स्टडी भी बनकर आ सकती है कि आप अगर ऐसे सिचुएशन में होते तो आप यहाँ पर क्या करते, ये सवाल बनता है। तो हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय किया गया है वो बहुत सारे पैमानों के ऊपर ठीक होगा। हो सकता है एक आध जगह कहीं ना कहीं वो गलत भी हो, कि मान लीजिए 25,000 में से सारे के सारे 1,000 हो सकते हैं कि जो अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ पर लगे, तो उनको भी क्यों यहाँ पर अपनी सैलरी वापस करनी पड़े। तो हाँ, कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम या इश्यूज़ आते हैं, लेकिन वो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप इसके ऊपर ज़्यादा बेटर गुड के लिए यूटिलिटेरियन जैसी जो हमारे पास अप्रोचेस होती है उनका इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप आगे इस मुद्दों को कैसे सॉल्व करेंगे। खैर, फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, टेलीग्राम के ऊपर मेरा एक चैनल है यूपीएससी स्प्रिंट के नाम से, वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे तो ये चैनल को आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर इसका लिंक दिया गया है उससे ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि जितने भी आर्टिकल हम यहाँ डिस्कस करते हैं उनके आपको प्रीलिम्स के नोट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। साथ ही में उनसे रिलेटेड जो भी PYQ आए हुए हैं, जितने भी प्रीलिम्स के अंदर पहले सवाल पूछे गए हैं ऐसे आर्टिकल से, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा रही हूँ, वो आपको क्विज़ के रूप में यहाँ पर मिल जाते हैं, सो दैट आपने जो भी समझा है उसकी नॉलेज को आप अप्लाई करके देख सकें। इसके अलावा मेंस के सवाल भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं कि ऐसे मुद्दों से मेंस में पहले किस टॉपिक के अंदर, किस पेपर के अंदर ऐसे सवाल पूछा गया है, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहे। क्यों हम इतना डिटेल में जाके आर्टिकल्स तो पढ़ते हैं, ये आप समझ पाएँ। और इसके अलावा जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वेंकैया नायडू मिथुन उषा उत्तप ऑनर विद पद्मा अवार्ड्स। देखिए, ये जो आर्टिकल है बात कर रहा है पद्मा अवार्ड्स की। अभी हम देखते हैं कि हमारे जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है M वेंकैया नायडू और एक्टर टर्न पॉलिटिशियन मिथुन चक्रवर्ती, खासकर उषा जी की जो बात हो रही है, ये है सिंगर। तो ये सब ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पर पद्मा अवार्ड से नवाजा गया है। कौन देता है पद्मा अवार्ड्स को? पद्मा अवार्ड्स के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ। इवन हमने भारत रत्ना जो अवार्ड्स के ऊपर पूरी सीरीज बताई है, तो हर बार मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में जाकर इसके बारे में समझाती हूँ। लेकिन आज हम क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। हमें और भी आर्टिकल्स को देखना है, और इस साल में क्योंकि भारत रत्ना को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो 2023 की वो वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से शायद प्रीलिम्स का कोई सवाल नहीं आएगा, लेकिन हम देखेंगे कि अवार्ड्स होते क्या है बहुत ही शॉर्ट के अंदर। फिलहाल के लिए हमें समझ में आता है कि 4-5 लोगों को ये अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही में मिस्टर नायडू जो है, उनके साथ में सुलभ इंटरनेशनल फाउंडर बिंदेश्वर पालक जो है, और भरतनाट्यम डांसर पद्मा सुब्रमण्यम, इन सबको भी पद्म विभूषण से नवाजा गया है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले तो ये अवार्ड्स दिए किसके द्वारा जाते हैं। पद्मा अवार्ड्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत रत्न भी देखेंगे तो वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही यहाँ पर अवार्ड को क्या करती है, यहाँ पर देती है, सम्मानित करती हैं लोगों को। और भारत रत्न जो होता है वो होता है एक्चुअली में सबसे हाईएस्ट अवार्ड, सबसे हाईएस्ट होता है। और जब हम बात करते हैं ये 4 अवार्ड्स की, पद्मा अवार्ड्स में 3 और अवार्ड्स हैं, इन अवार्ड्स को बात करें तो पद्म विभूषण जो होता है वो सेकंड हाईएस्ट होता है इंडिया के अंदर। मिलता किनको है, इंडिया के सिटीजन्स को ही ये दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, जब उन्होंने कोई एक्सेप्शनल सर्विस करके दिखाई हो जो कि बहुत मुश्किल थी या कंट्री के लिए उन्होंने की है, दिल से की है, सामाजिक स्तर पर की है, किसी सोशल स्तर पे की है, इन सभी चीज़ों पे जब वो करते हैं तो उनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। फिर हम देखते हैं दूसरा, थर्ड जो होता है, थर्ड हाईएस्ट कौन सा अवार्ड आएगा यहाँ पर, वो होगा पद्म भूषण। और जो फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया के अंदर जो किसी सिटीजन को मिल सकता है वो होता है पद्मश्री। तो खैर आपको बस इनका जो अरेंजमेंट है उसको याद रखना है। शुरुआत जब इनकी हुई थी तो हो चुकी थी 1951 के अंदर। कुछ ऐसे साल आए बीच में जैसे कि हम देखते हैं इंडो पाकिस्तान का जब यहाँ पर वॉर होता है या फिर इंडो चाइना वॉर होता है तो उस समय पे इनको यहाँ पर नवाजा नहीं गया था, रोक दिया गया था। भारत रत्न जो होते हैं वो केवल और केवल हम एक साल में 5 लोगों को ही यहाँ पर दे सकते थे। और अब की बार भी हम देखते हैं कि कैसे 2024 के अंदर भारत रत्न जो है वो 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें हम पीवी नरसिम्हा राव को देख पाते हैं। साथ ही में जो अदर जो मेंबर्स थे उनको हम देख पाएंगे कि कैसे उनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। इनके जो जिनको भी मिला है थोड़ा सा उनके नाम याद रख लीजिएगा। आने की संभावना क्वेश्चन के अंदर बहुत कम है, ऐसा नहीं है पक्का आएगा ही, या ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं ही आएगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि 2 वुमन नेवी ऑफिसर रिटर्न आफ्टर हिस्टोरिक ट्रांसो ओशनिक एक्सपेडिशन। देखिए ये जो आर्टिकल है बात कर रहा है कि कैसे इंडिया की तरफ से यहाँ पर 2 नेवी की महिलाएं जो थी वो पहली बार क्या करती है कि एक ओशनिक उसके ऊपर जाती है, एक्सपेडिशन के ऊपर। अब नेवी की तरफ से क्योंकि ये पहली बार जा रही है तो इसी वजह से ये बड़ी बात हो जाती है इंडिया के अंदर, राइट, वेरी गुड। तो देखिए ये जो महिलाएं थी ये जाती है इंडियन नेवल सेलिंग वेसल के अंदर, INSV इसको बोलते हैं, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल। वेसल क्या होता है, कोई चीज़ जो आपको कहीं पर पहुंचा रही है, तो जो शिप होगा उसको वेसल बोला जाता है। इसका नाम था INSV तारिणी। तो ये INSV तारिणी जो थी इसके अंदर ये 2 वुमन जो नेवी ऑफिसर्स है वो जाती है। इनके साथ में इनके रिटायर्ड जो कमांडर थे वो भी इनके साथ में जाते हैं। गोवा से सबसे पहले निकलते हैं और अब लगभग 2 महीने के एक्सपेडिशन के बाद में ये वापस आकर कहाँ रखते हैं, मॉरिशस के अंदर। हम देख पाते हैं कि ये बहुत ही हिस्टोरिकल है कि नेवी के अंदर भी जो हमें इतने बड़े बड़े समय के लिए रूट पे जाने वाला एक हम देख पाते हैं कि जो मिशंस हैं वो भी वुमेंस के द्वारा किए जा रहे हैं। तो हिस्टोरिकल है, इसी वजह से इसको सेलिब्रेट भी यहाँ पर किया जा रहा है। आर्टिकल की इम्पोर्टेंस यही है कि आप इसको ऐसे या वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर एज एन एग्जाम्पल की तरह, एनिक्डोट की तरह इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। सो आई थॉट कि क्यों ना आप लोगों को बता दिया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है द टूल हेल्पिंग साइंटिस्ट अप टू रेट एट विच दे फाइंड न्यू ड्रग्स। देखिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है GS पेपर 3 में। GS पेपर 3 में हमें पता है साइंस एंड टेक भी यहाँ पर पूछा जाता है, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर के अलावा। और साइंस एंड टेक के अंदर आता है बायोटेक्नोलॉजी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो उस बायोटेक के टॉपिक के अंदर हम इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल टॉपिक बात कर रहा है कि क्या क्या टूल्स जो है वो मदद कर रहे हैं, क्या क्या ऐसे उपकरण है जो मदद कर रहे हैं साइंटिस्ट की कि वो नई नई ड्रग्स, नई नई दवाइयों को यहाँ पर निकाल कर लेकर आ सकें। फिलहाल हम समझते हैं कि इतनी नई दवाइयों की ज़रूरत एक्चुअली में पड़ती क्यों है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट या फिर लीडिंग मैन्युफैक्चरर हम बात कर सकते हैं जब बात आती है यहाँ पर एंटी माइक्रोबल ड्रग्स की। एंटी माइक्रोबल ड्रग्स क्या होती हैं कि यानी कि जो वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए यहाँ पर ड्रग्स बनाई जाती है उनको हम बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल होती है, जो कि बैक्टीरिया के लिए। एंटी माइक्रोबल होती है जो छोटे लेवल पे और जो माइक्रोब्स है जिसमें वायरस बैक्टीरिया दोनों आ जाते हैं। हम देख पाते हैं कि इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी करता है और इंडिया ही सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भी करता है। तो इंडिया कंज्यूमर के लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक हम बोल सकते हैं, यहाँ पर लोग ज़्यादा यहाँ पर एंटी माइक्रोबल ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, उपभोग में करते हैं।
हाउएवर इतनी लाइफ सेविंग ये ड्रग्स हैं, लेकिन अब ये इनइफेक्टिव होती जा रही है बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे लोगों के ऊपर इनका जो असर होता था पहले, अब वो इतना असर नहीं हो पाता है। और उसका कारण हम देख पाएंगे, उसका कारण है एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस। तो AMR भी हम इसको बोल सकते हैं। AMR, जब इससे मेंस में सवाल आ सकता है, बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ये टॉपिक क्या है, और क्योंकि रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो मेंस के लिए इस पर बिल्कुल तैयार रहेगा। AMR का मतलब होता है एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस, यानी कि जो दवाई आप खा रहे थे उसके ऊपर अब आपने क्या कर लिया है, जो बैक्टीरिया था, वायरस था, उसने रेसिस्टेंस कर लिया है कि अब उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब मान लीजिए आपकी बॉडी के ऊपर कोई वायरस था, आपकी बॉडी के अंदर आपने कोई ड्रग दिया उसको, उसमें से 99% वायरस ख़त्म हो गया, 1% उससे फिर भी बच गया। अब ये जो 1% था ये धीरे धीरे फिर से खुद को रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ DNA चेंजेस आए थे जो इस दवाई का अब उसके ऊपर असर नहीं हो रहा था। रेप्लिकेट करके दोबारा से बड़ा हो जाएगा, और फिर दोबारा से जब आप वही दवाइयाँ लोगे तो ये अब इसके ऊपर उन दवाइयों का कोई खास असर हो नहीं रहा होगा। अब ये और स्ट्रोंगर होता जा रहा है। अब आप कहीं पे हो, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के अंदर ही चले जाते हैं, वहाँ पर आप स्नीज करते हैं, छींक मारते हैं, जिसकी वजह से जो कोई दूसरा पर्सन था जो पहले ही वहाँ पर बीमार था उसको भी क्या हो जाता है, ये जो वायरस आपके अंदर था ये उसके अंदर भी चला जाता है। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये नॉर्मल वायरस नहीं है, हो सकता है कि टाइफाइड का टाइफो पोली नाम का जो वायरस होता है वो है, फॉर एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं, बैक्टीरिया। तो अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्जन आप किसी दूसरे को दे रहे हो, वो भी जब इसको लेगा तो उससे भी क्या हो जाएगा, AMR यहाँ पर हो जाएगा कि जो हमारे पास फ़िलहाल जो ड्रग्स हैं उनका असर इसके ऊपर नहीं हो रहा है। तो एनिमल से ह्यूमंस में हो सकता है, ह्यूमन से एनिमल्स के अंदर जा सकता है, तो ऐसे ट्रांसमिट भी ये हो सकता है। तो ऐसे केसेस के अंदर हम देखते हैं कि 2019 में लगभग यहाँ पर वर्ल्ड का जो हमारे पास डाटा है वो है कि 4.9 मिलियन ऐसे लोग थे जो केवल और केवल इसी वजह से उनकी डेथ हुई क्योंकि उनको AMR हो गया था, एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस हो गया था, और उनके लिए, उनको बचाने के लिए हमारे पास कोई नई ड्रग्स या कोई नई हमारे पास दवाइयाँ फ़िलहाल नहीं थे। अब ये स्ट्रगल लगातार बहुत लंबे समय से चल रहा है कि नई दवाइयों को ढूंढना है। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, ऐसे ही इंडिया के अंदर भी साइंटिस्ट है। 2 ऐसे रिसर्च ग्रुप हैं जो फ़िलहाल इस पे काम कर रहे हैं। पहला जो है वो है CSIR, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद के अंदर। और दूसरा हम देख पाएंगे कि दूसरा भी जो है वो क्या कहाँ कहाँ पर काम कर रहा है, वो कर रहा है हैदराबाद के बायोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ही। अब उन्होंने आइडेंटिफाई किया है एक नई एंटी मलेरिया ड्रग को, जो मलेरिया यहाँ पर हो जाता है, और मलेरिया के जो बैक्टीरिया वो क्या हो जाते हैं, एंटी रेसिस्टेंट जब हो जाते हैं माइक्रोब्स के, तो उसके लिए वो एक नई दवाई पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो बेसिक बायोलॉजी है, एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम जानते हैं ई कोली के नाम से। अब ई कोली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर, ये बैक्टीरिया जो है इसने खुद के अंदर एक प्रोडक्शन बनाई हुई है, एक मटेरियल बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं पेप्टिडियोलॉजिकल कैन। तो ये पेप्टिडियोलॉजिकल जो है ये वायरस खुद अपने आप को, बैक्टीरिया खुद वायरस से बचाने के लिए बनाता है। और हमने क्या किया कि बैक्टीरिया क्योंकि वायरस से नहीं मर रहा है तो हम भी एक काम करते हैं कि इस ई कोली बैक्टीरिया के अंदर से इस ई कोली नाम का जो हमने पेप्टिडोग्लाइकन मटेरियल है उसको निकाल कर उससे ड्रग बना लेते हैं, और ह्यूमंस को हम क्या करेंगे, इसको देने लगेंगे ताकि हम भी वायरस से बच जाएं। देखिए इस तरीके के लेवल पे हमने जाकर रिसर्च की है, और हाँ ये अभी भी इस्तेमाल होता है, ई कोली अभी भी लोगों को आपको वैक्सीनेशन के रूप में दिया जाता है। अभी इसी बैक्टीरिया को और समझने के लिए कि इससे हम वायरस से तो बच गए, लेकिन इस बैक्टीरिया के भी तो नुकसान है ना। इस ई कोली को अभी आप कुछ समय के लिए दूर रख दीजिए, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट समझा दिया जो आर्टिकल में नहीं था। फिलहाल हम समझते हैं कि ये ई कोली जो बैक्टीरिया है, जिसका पूरा नाम होता है एस्चेरिनिया चाई कोली बैक्टीरिया, ये एक्चुअली में एक पैरासिट है जो ह्यूमन मलेरिया पैरासिट के अंदर भी पाया जाता है, जो कि क्या होता है, प्लाज्मोडियम फ्लैक्कीपारम। तो ये जो साइंटिफिक नेम्स है आप लोगों को बिल्कुल भी याद रखने की इनकी कोई खास ज़रूरत है नहीं। ये जो वायरस है मलेरिया फैलाने वाला, ये परसिस्टेंट है, एक्चुअली पैरासाइट की तरह ये काम करता है और परसिस्टेंस हो जाता है कि आपका जो रेसिस्टेंस है, जो हम देखते हैं कि यहाँ पर ई कोली की वजह से या जो नई नई ड्रग्स होती हैं या हमारे पास जो ऑलरेडी एंटीबैक्टीरियल है वो इसके ऊपर असर करनी बंद हो जाती है, और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर लोगों के अंदर फिर से फैल रहा है। तो इससे क्या होगा, जो डेथ होगी वो ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा लोगों
लोगों की होगी। इवन हम इंडिया में ही देख पाते हैं कि लगभग यहाँ पर 45% जो हमारी पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी रिस्क के ऊपर है कि उनको AMR यहाँ पर हो सकता है। अभी तक टेस्टिंग नहीं हुई है, वो अलग बात है, लेकिन ये रिस्क लगातार बढ़ ही रहा है, रोज़ रोज़ हम देख पाते हैं। तो इसी वजह से जो हमारे साइंटिस्ट है वो इस काम पे लगे हुए हैं। और ख़ास कर जो मैंने अभी आपको बताया पी फेलिकापोरम, जो कि मलेरिया का यहाँ पर पैरासाइट है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर ग्रो करता है और उसके बाद ये चला जाता है लीवर सेल के अंदर। लीवर सेल के अंदर जब इसकी डेवलपमेंट की स्टेज होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको कहीं ना कहीं पाएंगे कि लीवर में होगा या रेड ब्लड सेल के अंदर होगा, और फिर जो ये पैरासाइट होता है फिर हमें मलेरिया से ग्रसित कर देता है। अब ये जो ग्रुप है अब फोकस कर रहे हैं कि इस पैरासाइट को इसके खुद के प्रोटीन से कैसे डिग्रेड किया जाए ताकि हमें कुछ और चीज़ों की मदद ना मिले। अब ये प्रोटीन क्या होता है, आपने वैक्सीन का कंसेप्ट सुना होगा। वैक्सीन के अंदर अलग अलग प्रकार की वैक्सीन होती है, कोई होती है यहाँ पर बिल्कुल अलग तरीके से आपने कोई प्रोटीन लिया है, किसी में आपने फुल वायरस ले लिया है, किसी के अंदर आपने कोई पार्शियल ले लिया, पार्ट ले लिया। अब इसका क्या मतलब है, एक वायरस है, फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस ही हम देखते हैं, कुछ इस प्रकार का कोरोना वायरस दिखाई देता था। इसका जो सबसे ऊपर जो आप ये स्पाइक देख पाते हैं किसी भी वायरस में, वो होती है इसका प्रोटीन, कि ये इस एक्चुअली में ये इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का एक मूल और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोटीन क्या होता है, हमारी बेसिक चीज़ होती है जिससे हमारा हर चीज़ या फिर लाइफ हम उसको बोल सकते हैं बॉडी की जो बनती है। अब हम देखते हैं कि एक वैक्सीन बनाने के लिए हमने इसके एक स्पाइक को तोड़ा, उसके प्रोटीन को निकाला और पहले ही बॉडी में भेज दिया, क्योंकि अब इसके ऊपर असर कम होगा, राइट। क्या होगा कि हमने जो प्रोटीन लिया है वो स्ट्रक्चर तो हमारी बॉडी में चला गया है, और क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हमने एक ही स्पाइक को लिया है बहुत सारे स्पाइक में से वायरस को ना लेकर, तो इसको हमारे जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो आसानी से मार देंगे और उनको पता चल जाएगा कि अगर ऐसा कोई आता है तो वो पैथोजोन है, यानी कि बीमारी फैलाने वाला है। एक हम देख सकते हैं कि इंग्रेडिएंट उसको बोल सकते हैं। अब एक प्रकार ये है। दूसरा प्रकार क्या हो कि हमने कोरोना वायरस लिया और इसको पहले ही डेड कर दिया, पहले ही ये क्या हो गया, मर गया। अब ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसको वैक्सीन में डाला और इसको फिर वैक्सीन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर डाल दिया गया। ये डेड है तो उतना ज़्यादा असर नहीं कर पाएगा, इसी वजह से हम इसका इफेक्ट भी ज़्यादा देख पाएंगे कि वाइट ब्लड सेल फिर इसको मारने के लिए ज़्यादा मात्रा में बनते हैं बॉडी के अंदर। थर्ड तरीका होता है कि हमने इसमें से कोई पार्ट ले लिया है इसी का, फॉर एग्जांपल प्रोटीन प्लस में कुछ और हमने इसका ले लिया पार्ट का और उसको हमने वैक्सीन के थ्रू डाल दिया है। अब ये यहीं पे बोल रहे हैं कि हम भी जो बैक्टीरिया है यहाँ पर मलेरिया का, उसी के प्रोटीन को लेकर, जो कि जाना भी जाता है यहाँ पर उबिक्विटिन के नाम से, उसी के प्रोटीन को निकाल कर यहाँ पर उसी की दवाई बनाने की कोशिश करें। अभी तक वैक्सीन बनती थी, अब हम कोशिश करें कि दवाइयाँ भी बन जाए। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि अभी भी अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री से यहाँ पर लगे हुए हैं, अलग अलग बीमारियों को जिसमें भी हम देखते हैं AMR हो जाता है उनके लिए नई नई ड्रग बनाने के लिए। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि 1980s के बाद में अभी तक एक भी नई एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंट ड्रग नहीं बन पाई है, ना ही एक भी जो हम बैक्टीरियल यहाँ पर ड्रग होती है वो एक भी बना पाए हैं। इसका कारण क्या होता है, देखिए बहुत सारे रिसर्च पेपर लगातार छपते रहते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, डॉक्टर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल जब बात आती है इस चीज़ को प्रूव करने की तो प्रूव करने में चीज़ें फेल हो जा रही हैं। अब इंडिया के अंदर भी क्या हो, देखिए इंडिया के अंदर क्योंकि रिस्क भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, फैलती भी ये बहुत जल्दी से है एक दूसरे के अंदर, तो इसमें फ़िलहाल एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे हमारा जो काम होता है किसी ड्रग के मॉलिक्यूल को समझने का, उसके पोटेंशियल को प्रिडिक्ट करने का कि भविष्य में ये क्या क्या पोटेंशियल इसका आएगा, वो जल्दी से कर पाएगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि फास्टर काम करने की क्षमता होती है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि AI बेस्ड कंपनीज़ के साथ में यहाँ पर कंप्यूशनलाइजेशन ड्रग जो डिस्कवरी है उसके ऊपर काम चल रहा है। इवन जापान जैसी कंट्री जो कि ऑलरेडी इसको शुरू कर भी चुकी हैं, वैसा ही कुछ इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कि ऑब्वियसली हो ही जाएगा अभी। तो यस, एक सोल्यूशन ये है।
दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रोड है नई ड्रग के टारगेट्स को निकालने का, और जो ड्रग पहले ही है उनको कुछ समय तक यहाँ पर बड़े बनाए रखने का, ये भी थोड़ा सा नेसेसरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। अब इसके लिए क्या किया जाए, एआई ड्रग डिस्कवरी हो सकती है, केमिकल लाइब्रेरी बनाई जा सकती है जो कोलैबोरेशन करे इन्फेक्शियस डिजीज़ बायोलॉजी के साथ में, और जो स्ट्रक्चर बायोलॉजिस्ट हैं वो सब एक साथ आकर, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना नई ड्रग्स ना बन पाने की, वो ये भी है कि यहाँ पर बहुत सारे रिसर्चर साइंटिस्ट को अलग अलग फील्ड के को एक साथ काम करना पड़ता है, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए। इसी वजह से भी, क्योंकि इतने सारे लोग साथ में अगर काम नहीं कर पाते और फंडिंग सफिशिएंट नहीं मिल पाती है, तो ये रिसर्च जो है वो अब तक इतनी अच्छे तरीके से सामने नहीं आ पाई है। हम देख पाते हैं इसमें बायोलॉजिस्ट हैं, इसमें स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के कॉमन कोर्स को लेकर इसके अंदर मोटिवेट होते हैं। और जब फंडिंग इसमें पूरी दी जाएगी तो उससे भी हम देख पाएंगे कि शायद जो ये हम रिसर्च कर रहे हैं, शायद जो ये काम हो रहा है वो भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सामने होकर आएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूरोप इज़ वार्मिंग फास्टर देन एनी अदर कॉन्टिनेंट। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लगातार हम बहुत लंबे समय से इम्पैक्ट्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज के समय पे अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि पूरी मानव जाति के सामने सबसे बढ़िया क्या प्रॉब्लम है या रिस्क है, तो आप लोग बिना सोचे बिना समझे क्लाइमेट चेंज को वहाँ पर बोल सकते हो, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए क्लाइमेट चेंज है। उसी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक हम देखते हैं जीएस पेपर 3 की, एक तो जीएस पेपर 1 में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या कारण है, समझाइए कैसे ये होता है। तो जैसे कल के न्यूज़पेपर में मैंने आप लोगों को हीट बजट समझाया था, फिर मैंने समझाया ग्रीन हाउस गैसेस कैसे काम करती हैं, वैसे ही ये इंपॉर्टेंट हो सकता है जीएस पेपर 3 में भी। क्लाइमेट चेंज हो गया है तो अब इसका डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेंगे, एनवायरनमेंट में क्या क्या होगा, तो इंटरलिंक इस टॉपिक को किया जा सकता है। अब आपका आंसर ज़्यादा बेहतर जब लगेगा जब आप बहुत सारा डाटा उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, अच्छे से बताएंगे। तो यूरोप जो है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट अभी वर्ल्ड के अंदर निकल कर आ रहा है, सबसे तेज़ी से वो गर्म हो रहा है, और उसका टेम्परेचर जो है वो रफली जितना पूरे ग्लोब के अंदर, जितना पूरे हम देखते हैं दुनिया के अंदर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, मान लीजिए 1% से बढ़ रहा है, यहाँ पर यूरोप एक ऐसा महाद्वीप अकेला है जिसमें डबल है, 2% से वो बढ़ रहा है। तो इसीलिए डबल हम दे सकते हैं कि ट्वाइस ग्लोबल एवरेज से उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। दो जो सबसे टॉप की क्लाइमेट मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वर्ल्ड के अंदर, अप्रैल 22 में हम देखते हैं कि उन्होंने वार्निंग दी कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर होगा, ग्लेशियर जब मेल्ट होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे भी क्या क्या यहाँ पर रिजल्ट निकल कर क्या क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाले हैं। कौन कौन सी वो दो यहाँ पर टॉप क्लाइमेट चेंजिंग मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनको देखें तो पहली है यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जो कि है यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट एजेंसी जिसका नाम है कोपरनिकस। तो कोपरनिकस और यूएन की WMO ने यहाँ पर मिलकर बताया है, एक जॉइंट रिपोर्ट उन्होंने निकाली और बताया कि कैसे फिलहाल के लिए कॉन्टिनेंट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। इवन उन्होंने बताया है कि देखिए अभी यूरोप के अंदर 43% जो एनर्जी बनाई जाती है, ऊर्जा बनाई जाती है, वो बनाई जाती है रेन्यूएबल रिसोर्सेज के द्वारा, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ना निकले, और कम निकलने की वजह से जो गर्मी का लेवल है, क्लाइमेट चेंज जो है वो भी इतनी ज़्यादा तरीके से ना हो। इससे पिछले साल में ये 36% का आंकड़ा था। अब यहाँ पर रिपोर्ट में आया है कि अगर आगे आने वाले समय में हम देखते हैं यूरोप को बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट से बचना है, बहुत ही हार्मफुल जो इफ़ेक्ट होने वाले हैं उनसे बचना है, तो उनको ये जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जिनके अंदर से हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन, ये ऐसी ग्रीन हाउसेज नहीं निकलती हैं, उसको हमें क्या करना है और ज़्यादा लेवल पे बढ़ाना होगा। हम देख पाते हैं कि लेटेस्ट 5 ईयर का जो एवरेज स्नो टेम्परेचर है यूरोप के अंदर वो फिलहाल 2.3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो चुका है प्री इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर में, कंपेयर 1.3 डिग्री सेल्सियस जो कि ग्लोबल के अंदर में मिलता है। तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, इस वजह से हम देखेंगे जो ठंडा इलाका, एक्चुअली में देखिए यूरोप जो आता है ना वो कहाँ आता है, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। अर्थ हमारी जीरो इक्वेटर से बैठी हुई है, ऊपर हम देखते हैं 23.5 डिग्री के ऊपर यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर को, और नीचे हम देखते हैं 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
को। अब हमारा इंडिया यहाँ पर नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है अर्थ का इक्वेटर से ऊपर इधर दिखाई देता है, लगभग 8 डिग्री के अप्रोक्स में यहाँ पर हम देख पाएंगे, ऊपर हम यहाँ पर देख पाएंगे 32 डिग्री तक का। ऊपर जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि यूरोप जो बस रहा है वो यहाँ पर बस रहा है। अब ये जो रीजन होता है ये होता है ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि यहाँ पर सन की डायरेक्ट लाइट आ रही है, रेज डायरेक्ट आती है, तो इसी वजह से ट्रॉपिक के बीच में है। ऊपर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखते हैं, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, और बीच का एरिया है ट्रॉपिकल। उससे ऊपर 66.5 डिग्री तक हम देख पाते हैं टेम्परेट जोन को। अब टेम्परेट जोन जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, नॉर्मल सी ठंड हम उसमें देख पाएंगे। काफ़ी हम देखते हैं कि ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, तो उस तरीके का क्लाइमेट है, यानी कि यूरोपियन या मेडिटेरियन क्लाइमेट से भी इसको जाना जा सकता है। और उसके ऊपर 66.5 से हम 90 डिग्री तक देखेंगे, जिसको बोला जाता है फ्रिज्ड जोन, यानी कि यहाँ पर जो ठंड होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, इवन बर्फ़ ही होगी। तो क्योंकि यूरोप का क्लाइमेट यहाँ पर टेम्परेट है तो वहाँ पर स्नो हम देख पाते हैं बहुत होती है। स्विट्ज़रलैंड जैसे कंट्रीज़ के अंदर लोग टूरिज़्म पे इसी वजह से जाते हैं ताकि ग्रीनरी को भी देखें और साथ में स्नोफॉल को भी देखें, नज़ारे सारे के सारे ले। लेकिन अगर टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो हमने पहले भी देखा इसी साल में कैसे 2023 के अंदर हीट वेव्स जो हैं वो यूरोप में देखने को मिली, जिससे बहुत सारे लोगों की वहाँ पर डेथ हुई। तो ऐसा ही हो रहा है कि जो डेथ रिलेटेड है हीट वेव्स की वजह से वो भी बढ़ रही हैं। लगभग 150 से ज़्यादा ऐसे इंसान हैं जिनकी क्लाइमेट चेंज की वजह से स्ट्रॉम, फ्लड्स, वाइल्ड फायर, इन सब की वजह से जान ऑलरेडी 2023 के अंदर 2024 के शुरुआत में जा चुकी है। और जो इकोनॉमिक लॉसेस हो रहा है वो भी हम देखेंगे कि यूरो यहाँ पर 13.4 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस दिखाई दिया है 2023 के अंदर। खैर ये आंकड़ा था जानने के लिए अभी, और आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है रीस्टोरिंग अर्थ राइट टू गुड हेल्थ। देखिए अगेन जो आर्टिकल है वो लिखा गया है क्लैटिंग वेसियन एंड आशीष चतुर्वेदी के द्वारा। दोनों ही यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का भाग है, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। हम देखते हैं कि इन्होंने एक लैंडमार्क डिसीजन की बात की है। फिलहाल में जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड को यहाँ पर गिल्टी पाया है, दोषी पाया है। और दोषी किस चीज़ का पाया है कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, मानव अधिकार जो है, कुछ सीनियर सिटीजन्स के यहाँ पर कुछ ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने केस किया था यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट के अंदर स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट के खिलाफ में। उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट की एक्शन है वो उतने बेहतर नहीं है जितने अच्छे से वो जो इमिशन होता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों पर असर पड़ रहा है, उसको वो ठीक से यहाँ पर एडिक्वेट तरीके से, उचित तरीके से कॉप करने की कोशिश करें, उसको कम करने की कोशिश यहाँ पे करें। तो वो गवर्नमेंट जो है वो फेल हो चुकी है वुमेन के अगेंस्ट में इम्पैक्ट जो हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, उसको प्रोटेक्ट करने में। फिलहाल जो ये यूरोपियन कोर्ट है ये इन्होंने बिल्कुल उन महिलाओं की साइड लेते हुए यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको दोषी बताया। अब ये हम देखते हैं कि वर्ल्ड के अंदर कुछ पहला इस तरीके का डिसीजन है जिसके अंदर क्लाइमेट क्राइसिस की जो ह्यूमन राइट क्राइसिस है उन दोनों को इंक्रीजिंगली हम एक दूसरे के साथ में देख पाएंगे। इंडिया ने भी हम देखेंगे कि कुछ ऐसे ही केस के ऊपर अभी 1 महीने पहले अपनी जजमेंट दी। और ये जो केस था इसमें हम देखते हैं कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोलते हैं कि देखिए जो इंडिया है एक्चुअली में उसके अंदर आपका जो फंडामेंटल राइट होता है 21, उसके अंदर ये राइट है कि यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज का बुरा प्रभाव होने वाला है उनसे लोगों को बचाया जाए। तो ये हमारा मौलिक अधिकार हो जाता है। और फंडामेंटल राइट कितना इंपॉर्टेंस है ये आप ऑलरेडी जानते हो कि इसकी वजह से डायरेक्टली यहाँ पर आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जाया जा सकता है, हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। तो आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ के अंदर लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि उनको क्लाइमेट की जो एडवर्सिटी है, जो क्लाइमेट की वजह से, चेंज की वजह से यहाँ पर बुरे परिणाम निकल कर आ रहे हैं, उनसे बचाने का अधिकार उनके पास बचने का पूरा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे केसेस हो रहे हैं। लेटेस्ट भी ग्लोबल क्लाइमेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस बात को रिवील किया है कि जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज आ रहा है वो आ रहा है अगले 2 सालों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए कि अगर हमें इस बचाव थोड़ा बहुत करना है, अभी भी हमारे पास अगर कुछ टाइम है तो वो यही है कि इस समय पे हम इसको बचाव को कर सकें। कंफर्म कर दिया गया है कि 2023 जो है वो वर्ल्ड का अभी तक का सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष रहा है जब से हमने रिकॉर्ड्स को यहाँ पर लेना शुरू किया है।
रिकॉर्ड्स जो है बहुत सारे वैसे ही टूट रहे हैं। 2023 गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इसके अलावा हम देखते हैं ओशन की जो हीट है, यानी कि समुद्र में जो गर्मी होती है, उसका रिकॉर्ड टूट चुका है। सी लेवल राइज हो रहे हैं। अंटार्कटिका की सी आइस जो है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लूज़ कर रहे हैं उसको। ग्लेशियर रिट्रीट किया जा रहा है। इन सब रिकॉर्ड को 2023 ऑलरेडी तोड़ चुका है। प्लेनेट हमारा जो है वो अंडर स्ट्रेस में है। हेल्थ जो है हमारे प्लेनेट की वो एक्चुअली में एक्सट्रीम स्ट्रेस के अंदर फिलहाल है, जिसकी वजह से जो भी लोग यहाँ पर प्लेनेट पे रहते हैं उनकी राइट टू लिव ए हेल्दी लाइफ के ऊपर ये जो है ये चीज़ का असर हो रहा है। इवन जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुरवाटे, उन्होंने भी एक मैसेज दिया था इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के ऊपर 2024 में। हमने अभी देखा कि कैसे 2 दिन के पहले यहाँ पर ये दिन मनाया गया है। उन्होंने बताया कि ह्यूमैनिटी जो है वो एक्चुअली में मदर अर्थ के साथ में एक बहुत ही बुरे बच्चे की तरह से असर करती है, मतलब ये बिहेव करती है, जिस वजह से हम देख पाते हैं कि जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है उसको नुकसान हो रहा है। और अगर उसको नुकसान होगा तो वो बाद में जाकर नुकसान हम लोगों को भी, मानवों को भी यहाँ पर सहना पड़ेगा। एज वर्ल्ड की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया, तो इंडिया के ऊपर भी हम देखेंगे कि रैपिडली जो इमिशन है इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, या तो हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा ले या फिर हम इमिशन को कम कर ले। दोनों चीज़ों के बीच में एक टक्कर हो रही है कि या तो हम यहीं पे रुक जाए, और फिलहाल हम आर्थिक स्तर पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहे हैं। और इसी वजह से जो 2050 के लेवल हैं जो काफ़ी सारी डेवलप कंट्री ने अपना लिया हुआ है, अपनाया है, क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं COP15 के अंदर हम देख पाते हैं, उसमें इंडिया बोलता है कि नहीं, हम 2070 तक हमारा जो नेट जीरो होगा एमिशन वो करेंगे, क्योंकि हम फिलहाल में डेवलपमेंट भी साथ में करना चाहते हैं। अब क्या होता है ना कि देखिए, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और UNDP के अंदर जाते हैं, तो UNDP के अंदर हम देखते हैं कि एक तो सभी को वैसे ही एम दिए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, फिर उनको बोला जाता है कि अब आप नेशनल लेवल पे जाके नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के टारगेट खुद बनाइए कि आप क्या क्या यहाँ पर पॉलिसी इसके ऊपर करेंगे, क्या क्या काम करने वाले हैं। तो इंडिया में भी इंडिया ने खुद से ऐसे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट बनाए हुए हैं। जैसे कि हमने कहा हुआ है कि 2005 के लेवल पे जितना ज़्यादा यहाँ पर इमिशन होता था हमारे GDP के आधार पे, जो कि हम देखते हैं कि कैसे 33 से लेकर 35% तक हम अपना जो पैसा लगा रहे हैं इमिशन के ऊपर, उसको हम 40% तक अब क्या करेंगे कि बदल देंगे उस इमिशन को। और किससे बदल देंगे? इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। ऊर्जा बना रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हो रहा है। कोई खाना बनाता है तो वो उपलों का या फिर फोसिल्स का इस्तेमाल करता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, या मीथेन ज़्यादातर निकलती है, जैसे कि जुगाली वगैरह जो करते हैं, जो जानवर होते हैं हमारे। फिर हम देखते हैं कि और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कोयले को जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इसको बदलने के लिए हमें क्या कर देना चाहिए? रिन्यूएबल जो सोर्सेज है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सब कुछ आती हैं। तो इनसे हमें क्या करना होगा कि 2030 तक 40% जो हमारी इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी है उसको बदल देना होगा। ये हमारा खुद का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट है। हाँ, वो कंट्री जो है फिलहाल वनरेबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। मोर देन 80% हमारी जो पॉपुलेशन है वो ऐसी डिस्ट्रिक्ट में रह रही है जिसके ऊपर क्लाइमेट इंड्यूस डिजास्टर होने का फिलहाल रिस्क है। तो भारत के अंदर अभी रहने वाली 80% जो पॉपुलेशन है वो अभी रिस्क में, खतरे में जी रही है। चाहे किसी को बाढ़ का खतरा है, चाहे किसी को सूखे का खतरा है, किसी के यहाँ पर बादल फटने का खतरा है, किसी के यहाँ पर पूरा का पूरा जो वाटर स्कैरिसिटी है उसका खतरा है। तो ये सब एक साथ में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि लोगों का जीवन यापन, लाइवलीहुड और जो उनकी फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर लगातार ये अफेक्ट करता रहेगा। और जो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, जो असमानता है सामाजिक और आर्थिक स्तर के ऊपर, उनको भी ये क्या कर रहा है? लगातार बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम देखते हैं 2022 में भी मद्रास हाईकोर्ट जो है तमिलनाडु के अंदर, उन्होंने एक ऐसा ही केस सुना जिसके अंदर फॉरेस्ट लैंड को क्लासिफाई करना था, और वहाँ पर उन्होंने बोला कि मदर नेचर जो है वो एक लिविंग बीइंग है, यानी कि जिंदा है, और नेचर जो होता है उसको हम लोग बिल्कुल एक लीगल पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे। उसके पास पूरे अधिकार हैं, पूरे उसके राइट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, और उसको प्रिजर्व करने के, कंजर्व करने के भी यहाँ पर राइट्स हैं। तो खैर ये जो आइडिया आ रहा है मदर अर्थ का, वो इंडिया के कल्चर में वैसे ही एम्बीड है, उसके अंदर है। ट्रेडिशंस में ही हम सेंचुरीज से देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर भारत माता के नाम से
जाना जाता है। प्रकृति को भी मदर के नाम से, माता के नाम से जाना जाता है। और ये जो नेचर है वो एक लिविंग एंटिटी है रेदर देन जस्ट ए रिसोर्स, कि आप बस कुछ रिसोर्स के लिए उसको इस्तेमाल किए जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। हम देखते हैं कि मदर अर्थ डे जो है वो 2009 से लगातार अप्रैल 22 के दिन को यहाँ पर अभी तक मनाया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। फिलहाल हमें जो है ऑब्जर्वेशन करने से, जो जजमेंट हमने सारी की सारी पढ़ी और ऑब्जर्वेशन जो किया, इससे हमें समझ में आता है कि मदर अर्थ के पास खुद का राइट है अच्छी सेहत होने का, और उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्यूचर फ्री होने के लिए जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हो रहे हैं, लोगों को यहाँ पर अभी स्टेप उठाने का सबसे अच्छा समय है, सामने आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पॉलिटिकल स्पेस फॉर डिसेबिलिटी राइट्स अ सिल्वर ऑफ होप। देखिए आर्टिकल इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड एक हमारे सिलेबस के कंपोनेंट की, जो कि है सोशल जस्टिस। अब क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूज़ में कम बातें आती हैं, लेकिन मेंस के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज आया है, तो चलिए इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हम देखते हैं कि आर्टिकल जो है वो लिखा गया है मेघना शर्मा के द्वारा, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर है स्कूल ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के अंदर। हम बताती हैं शुरुआत करती हैं कि जो मैनिफेस्टो अभी रिलीज़ किया गया है इलेक्शन के सीज़न के अंदर, अलग अलग मैनिफेस्टो रिलीज़ किए जाते हैं, अलग अलग हर जो पॉलिटिकल पार्टी सामने आती है बताती है कि हमें चुनाव अगर आप जितवाएंगे तो हम ये काम करेंगे। वैसे ही एक मैनिफेस्टो रिलीज़ किया गया है यहाँ पर कांग्रेस और सीपीआईएम के द्वारा। तो इन्होंने वादा किया है कि ये जो डिसेबिलिटी होती है लोगों के साथ में, उसको एक्चुअली में आर्टिकल 15 के अंदर रखेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। आर्टिकल 15 क्या है? फंडामेंटल राइट है। हमने अभी देखा ऊपर फंडामेंटल राइट थर्ड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हम देख पाते हैं। आर्टिकल 14 हमने देखा था राइट टू इक्वालिटी, और आर्टिकल 16 हमने देखा था कि ऑप्शन जो होगी इक्वालिटी दी जाएगी अपॉर्चुनिटी में, जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। इन्हीं दोनों के बीच का आर्टिकल है आर्टिकल 15, जो कि कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एक्सेट्रा। यानी कि कहीं पर भी किसी के साथ भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। जब बात हो धर्म की, जब बात हो किसी रेस की, जाति की, सेक्स की, प्लेस ऑफ बर्थ की, इन सारे के सारे मुद्दों के ऊपर आप किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं करेंगे। ना ही स्टेट उनके साथ भेदभाव कर सकता है, और ना ही कानून यानी कि लॉ उनके साथ भेदभाव कर सकता है। लेकिन इसमें कहीं पर भी डिसेबिलिटी यहाँ पर लिखी नहीं हुई है। अब क्योंकि बहुत समय से डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट चल रहा है अलग अलग देशों के अलग अलग कोनों के अंदर, इंडिया में आप इसको बहुत ऐसे बड़े लेवल पर नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम देख पाते हैं कि जो यूएस जैसी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन जैसी कंट्रीज़ हैं, उनमें देखा जा रहा था कि जो डिसेबल लोग होते हैं, चाहे वो मेंटली लेवल पे डिसेबल हो, चाहे शारीरिक तरीके से डिसेबल हो, या फिर आजकल हमने टर्म ही बदल दिया। आजकल हमने क्या बोल दिया? फिजिकली चैलेंज्ड उनको बोलना शुरू कर दिया है कि वो डिसेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ काम कर नहीं सकते हैं, जस्ट वो फिजिकली चैलेंज है, उनके सामने कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन वो उससे भी उबर सकते हैं अगर चाहे तो, और काम करें तो। और हमें उनके ऊपर ऐसे कोई भेदभाव की दृष्टि से उन्हें नहीं देखना चाहिए। फिलहाल अमेंडमेंट की जो डिमांड है वो हम देखते हैं कि 15वें आर्टिकल में अगर आप इस चीज़ को लिखेंगे, हमें पता है कि अगर कोई भी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखनी है या लिखी हुई चीज़ को मिटाना है वहाँ से, तो वो कैसे की जा सकता है? संशोधन करके ही केवल और केवल किया जा सकता है। अब संशोधन को इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट जो पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन को करने की, वो दी जाती है आर्टिकल 368 के द्वारा। आर्टिकल 368 जो होता है उसका केवल और केवल एक ही मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन या अमेंडमेंट कैसे होगा। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं अमेंडमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे कि ऑर्डिनरी अमेंडमेंट हो सकता है, फिर सिंपल मेजॉरिटी जो ऑलरेडी ऑर्डिनरी के अंदर ही आता है। दूसरा हम देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी को। तीसरा हम देखते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी को, यानी कि 50% जितने लोग भी वहाँ पर अवेलेबल हैं लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर। हमें पता है कोई भी एक्ट को पास कैसे होना पड़ता है। सबसे पहले एक हाउस, सबसे पहले पार्लियामेंट हमारी है, जिसमें हम देख पाते हैं लोकसभा को, दूसरा वहाँ पर आता है राज्यसभा, और तीसरा हम देख पाते हैं प्रेसिडेंट को। ये क्या है? हमारी पार्लियामेंट को ये सभी के सभी जो तीनों के तीनों यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है वो एक साथ मिलकर बनाते हैं। लोकसभा के अंदर हमें पता है 552 मेंबर्स यहाँ पर होते हैं, राज्यसभा में 250, और प्रेसिडेंट हमारे एक ही होते हैं। अब लोकसभा के अंदर या तो किसी बिल को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, किसी भी हाउस में ये इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है अगर मनी बिल नहीं है तो, और ऑर्डिनरी बिल
बिल है तो क्या हो सकता है कि इंट्रोड्यूस इसको किया जा सकता है। अब इंट्रोड्यूस करेंगे तो स्पेशल मेजॉरिटी या इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी के हिसाब से, स्पेशल मेजॉरिटी कब होगी, जब यहाँ पर जितने टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की 552 लोगों में से यहाँ पर 50+1 की यहाँ पर हमें क्या चाहिएगी, वो चाहिएगी 50+1 के साथ में क्या चाहिए हमें, 2/3 लोग जितने वहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे हमें चाहिए मेजॉरिटी। तो जब ऐसा मिल जाता है तो वो उसको भेजा जाता है लोकसभा से राज्यसभा में। जब राज्यसभा के अंदर भी ये हो जाता है तो लास्ट में जाता है प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट जब उसके ऊपर साइन कर देते हैं तब ये एक्ट बन जाता है, और इस एक्ट के तहत में क्या हो जाता है, संशोधन जो करना चाहते हैं वो संशोधन हो जाता है। खैर ये पॉलिटी का पूरा अलग मुद्दा है, हम इसको अभी कुछ समय के बाद में देखेंगे जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे थ्रू माइंड मैप्स के थ्रू में, जैसे भी प्रॉब्लम्स के लिए इजी लगेगा मेंस की तरफ पे। लेकिन अभी हमने थोड़ा सा समझ लिया है कि अगर हमें किसी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट के अंदर कुछ चेंज करना है, बदलाव लेके आना है, तो उसके लिए हमें अमेंडमेंट करना पड़ता है। अमेंडमेंट अलग अलग तरीके से होता है, और अभी जो बात हो रही है वो हो रही है अमेंडमेंट की डिमांड की। तो अमेंडमेंट के लिए हम देखते हैं कि कैसे 2019 में भी एक डिमांड रखी गई थी यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की जो कमेटी बनाई गई थी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, और उन्होंने अपने कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन में ये कहा था कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन जो है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके साथ में क्या करना चाहिए, रिव्यू करके उसके साथ में चल लेना चाहिए। फिलहाल इंडिया में हम देखते हैं कि अडॉप्शन जो किया गया था UNCRPD का, राइट टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का, तो उसके तहत पे इंडिया ने सबसे पहले तो उसको लिया, एक्सेप्ट किया, एक सिग्निफिकेंट स्टेप लेता है सबसे पहले इसके ऊपर। दूसरा वो कहते हैं कि देखिए जो डिसेबल्स होते हैं उनको भी अधिकार है कि वो इक्वल राइट्स और इक्वल बेसिस के ऊपर जितना दूसरों को मिलते हैं उसी अधिकार उनको दिए जाए। इंडिया ने 2007 में इसको जो कन्वेंशन था उसको रेटिफाई किया और इनेक्ट कर दिया, और इसी के साथ में हम देखते हैं 2016 के अंदर इंडिया क्या करता है, एक नया कानून लेकर आता है जिसका नाम होता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो RPW जो आप यहाँ पर डी कानून होता है उसको यहाँ पर याद कर सकते हैं, इसको आप कहीं पर सोशल जस्टिस के अंदर लिख भी सकते हैं। अब ये कानून तो लेकर आया गया, लेकिन इसके बाद में आर्टिकल 15 के अंदर रेटिफिकेशन करने की कोई बातें नहीं हुई है, अमेंडमेंट की यहाँ पर कभी कोई बात नहीं हुई। अब ये ऑथर कह रही है कि ये समय बिल्कुल सही है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसकी तरफ कॉग्निजेंस कर रही है, अपना ध्यान दे रही है, तो ये पॉसिबिलिटी जो हो सकती है यहाँ पर जो पीपल है विद डिसेबिलिटी जिनको रोज़मर्रा के जीवन के अंदर अपने अधिकारों का हनन होते हुए दिखाई देता है, रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर जिनको यहाँ पर बायसनेस देखनी पड़ती है, भेदभाव जो है वो झेलना पड़ता है, तो उसकी क्षमता यहाँ पर कम हो सकती है जब पॉलिटिकल विल एक साथ सामने आकर इस पर काम करेगी। इवन हम देखते हैं कि फरवरी 2024 में भी नेशनल सेंटर जो है प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पर्सन एंड नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क, उसको भी लॉन्च किया गया है। ये पहला इस तरीके का इनिशिएटिव है जो इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ है, जो कि मैनिफेस्टो के अंदर हम देख पाते हैं पॉलिटिकल पार्टी जिसको प्रायोरिटाइज कर रही है जो भी ये इशू है। तो यही उम्मीद की जा सकती है कि इसके ऊपर जो इलेक्टोरल प्रॉमिस अभी किए जा रहे हैं उसके ऊपर दबाव दिया जाए, और जो ये मूवमेंट चलाया गया था डिसेबिलिटी राइट मूवमेंट, उसकी वजह से जो ये इतना ध्यान खींचा जा रहा है तो उसके ऊपर अब काम हो। बहुत समय तक हमने इनको पीछे छोड़कर वैसे ही रख चुके हैं, अब आगे ये देखने को ना मिले तो उतना ही बेहतर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल लिखा गया है CP राजेंद्रम के द्वारा। बात कर रहे हैं ए लेसन फॉर ताइवान इन क्विक रेसिलियंस। तो क्विक कहाँ से आ रहा है, या अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक हमें पता है हिंदी में भूकंप के नाम से जाना जाता है। रेसिलियंस का मतलब होता है कुछ सहने की क्षमता। तो यहाँ पर क्या की जा रही है कि अर्थक्वेक को सहने की जो क्षमता है ताइवान के अंदर, उनके लिए एक लेसन है, एक पार्ट है, एक सीख है, एक सबक है जो यहाँ पर ऑथर देना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि कैसे पिछले दशक के अंदर, पिछले कुछ 10 से 15-20 साल में हम देख पाते हैं कि बहुत सारे मेजर अर्थक्वेक जो है वो अलग अलग पार्ट में वर्ल्ड के हमें देखने को मिले हैं, जिसमें इंडोनेशिया, जापान, चाइना, इटली, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, एक्वाडोर, मेक्सिको, मोरक्को, तुर्की, सीरिया बॉर्डर, ऐसी जगहें जहाँ पर ज़्यादा मेजर, ज़्यादा बड़े बड़े हमें जो भूकंप है वो देखने को मिले हैं। अप्रैल 3 को ताइवान के अंदर एक काफ़ी भयंकर जो है वो यहाँ पर अर्थक्वेक आता है, जो कि यहाँ पर लेवल पे था 7.4 मैग्नीट्यूड के। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसके डिस्ट्रक्शन करने की
की क्षमता को यहाँ पर नापा जाता है कि इतने मैग्नीट्यूड पे, मान लीजिए कोई 5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है तो उससे कितना नुकसान हो सकता है। इंटेंसिटी होती है कि वो कितनी स्पीड से आ रहा है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि वो कितना ज़्यादा नुकसान कर सकता है। अब अर्थक्वेक कैसे निकलता है, हमें पता है कि अर्थक्वेक जो होता है वो निकलता है, एक होता है फोकस पॉइंट और दूसरा ऊपर हम देख पाते हैं जो कि होता है उसका फोकस पॉइंट। तो यहाँ पर जो होता है अर्थक्वेक स्टार्ट होता है ज़मीन के अंदर से, वहीं से अलग तरीके की वाइब्रेशन निकलती है, कुछ जाती हैं सरफेस वेव्स के तरीके से, कुछ होती हैं प्राइमरी वेव्स और कुछ होती हैं यहाँ पर सेकेंडरी वेव्स। तो ये हम देख पाएंगे, ये ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से यहाँ पर हो पाता है अर्थक्वेक की वजह से, क्योंकि वाइब्रेशन काइंड ऑफ में यहाँ पर ऐसे वेव्स निकलती हैं। अब अर्थक्वेक जब भी होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ टेंशन जरूर होती है, ऐसा नहीं होता है कि अर्थक्वेक ऐसे ही कहीं पर भी हो जा रहा है। इवन जो ये इतने रीजन्स में हो रहा है, जिनका भी मैंने आपको अभी नाम लिया कंट्रीज़ का, उनके अंदर भी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो क्या है चलिए समझते हैं। सबसे बड़ी जो इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब ज्योग्राफी को यहाँ पर जीएस पेपर के 1 के अंदर याद करिए और समझिए कि हमें 2 प्रकार की यहाँ पर बाउंड्रीज का पता होता है। हमारी जो पूरी अर्थ है वो एक्चुअली में प्लेट्स के अंदर बटी हुई है। इसके अंदर हम 7 मेजर प्लेट्स को यहाँ पर देख पाते हैं और कुछ 17 से 18 यहाँ पर हमारे पास माइनर प्लेट्स होती हैं, छोटी छोटी प्लेट्स भी होती हैं। तो मेजर प्लेट्स में हम एक देख पाते हैं अमेरिकन प्लेट को, दूसरा हम देख पाते हैं इंडियन प्लेट, यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट है, ऊपर यूरेशियन प्लेट है। इधर हम देख पाएंगे इंडियन प्लेट के अंदर ओशनिक प्लेट भी, यानी ऑस्ट्रेलिया भी इसी के अंदर आता है। और ये जो प्लेट होती है इस पे बहुत सारा लैंड मास है, इस पे समुद्र भी प्लेट्स के ऊपर ही है, ज़मीन भी प्लेट्स के ऊपर है। अब ये प्लेट्स बस इस तरीके से मान लीजिए कि आपकी एक प्लेट है जिसमें आप खाना वगैरह खाते हैं और उसमें बहुत सारी दरारें आई हुई हैं। तो ये दरारें जो हैं ये साथ साथ में घूमती भी रहती हैं। अब ये घूमती रहती हैं, कुछ प्लेट होती हैं जो होती हैं कन्वर्जेंट नेचर के अंदर। कन्वर्जेंट का क्या मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ में यहाँ पर भिड़ रही हैं, और जैसे ही यहाँ पर कोई भी चीज़ आपस में आकर भिड़ेगी तो एक उसके ऊपर चढ़ेगी, एक नीचे जाएगी, राइट, ऐसा ही होगा। तो जो भारी प्लेट होती है वो ऊपर हो जाती है और जो यहाँ पर हल्की प्लेट होती है वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ चली जाती है। हल्की ज़्यादातर ओशनिक प्लेट होती है, जो समुद्र की प्लेट होती है उनका वजन कम होता है, जो लैंड की प्लेट्स होती है उनका वजन ज़्यादा होता है। जैसे ही हम देखते हैं कि 2 ऐसी प्लेट हैं जो दोनों ही एक लेवल की भारी हैं, तो उनमें क्या होगा, जैसे कि ऊपर है यूरेशियन प्लेट, यूरेशिया की यानी कि एशिया प्लस जो यूरोप है, और नीचे से आती है इंडियन प्लेट। अब ये दोनों ही प्लेट एक जैसी सी दिखाई देती हैं, तो जब ये आपस में भिड़ती हैं तो जन्म होता है हिमालय का। क्यों होता है, आप 2 चीज़ों को एक दूसरे के साथ में मिलाइए और जब आप वो एक जैसी से उनका है तो वो क्या करेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ में दोनों ही एक साथ में जाने शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही हमारे हिमालय का जन्म होता है। अब ये प्लेट जब एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जाती रहती हैं, हिलती रहती हैं ड्यू टू अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का जो खुद का कोरोलिसिस फोर्स होता है उसकी वजह से, तब इसमें क्या होगा कि ये टकराती रहेंगी। तो मान लीजिए इनके अंदर ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ऐसी बाउंड्री है इन प्लेट्स की, बिल्कुल स्मूथ बाउंड्री है, नहीं है। कहीं कहीं पे छोटा मोटा इस तरीके के हम इसमें स्ट्रिचेस भी देख पाएंगे। दूसरी प्लेट भी ऐसी है, जब ये एक दूसरे से ऐसे टकरा जाती है, एक दूसरे में फंस जाती है, तो इसमें बार बार टेंशन हो रही है। और जब ये उस टेंशन में एक दूसरे से छूटती हैं, अलग होती हैं, घिसकर अलग हो जाती है, तो वहाँ से क्या होता है, एकदम से जो बहुत ज़्यादा पावर लगाई थी, फोर्स लगाई थी, वो रिलीज हो जाती है। जब ये फोर्स रिलीज हो जाती है तो उसी के रूप में हमें भूकंप जो है वो ऊपर दिखाई देता है, सरफेस के ऊपर। फिलहाल अभी आप इसके जो रूट होती है, जो इसका ये पूरी की पूरी हम देखेंगे जड़ है कि इसका कारण क्या है, वो समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अर्थक्वेक जो है वो एक्चुअली रीजनल बैंड में ज़्यादा पाया जाता है। इसकी जो स्पेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमें थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स से समझ में आती है, क्योंकि अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर जो है, जिसे लिथोस्फीयर भी कहा जाता है, वो हम देखते हैं कि 15 मेजर फ्रेगमेंट्स के अंदर या प्लेट्स के अंदर यहाँ पर बटी हुई है, टूटी हुई है, और जो एक दूसरे के साथ में मूव करती रहती हैं, ऊपर नीचे घूमती रहती हैं। अर्थक्वेक एक आता है नेपाल के अंदर 2015 में, जिसकी वजह से सीवियर हम नुकसान देख पाएंगे सेंट्रल नेपाल में, इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे यहाँ पर नुकसान हुए थे। फिर ऐसा ही कुछ अर्थक्वेक अप्रैल 4 2024 को भी हम देखते हैं, उसका नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन उसी रीजन में ये अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं, 5 मैग्नीट्यूड का वो अर्थक्वेक आता है, और उससे लगभग 119 साल पहले भी यहीं के कुछ ऐसा एरिया
एरिया है कांगड़ा का, जो कि मनाली के आसपास है, जिसमें बहुत हज़ारों लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी, तो उसके अंदर भी हम देखते हैं कि एक अर्थक्वेक वहाँ पर आया था। तो ये जो पूरा का पूरा अर्थक्वेक का सिस्टम है, ये प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ही काम यहाँ पर करता है। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इसको ऐसे फोरकास्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं आप लोगों को कई दिनों से बता रही हूँ कि इस बार की समर में क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगी। मैं आपको कई दिनों से बता रही हूँ कि रेनफॉल भी हमारे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होगा, हमें जितना होना चाहिए था उससे 10% ज़्यादा होगा। लगभग 110% रेन जो है वो इस साल आएगी इंडिया के अंदर। ये हमें पहले ही कैसे पता चल जा रहा है, 3-4 महीने पहले, क्योंकि हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो इसके ऊपर रिसर्च करता है, क्लाइमेट के फिनोमिना को समझता है, जो पहले पास्ट में इस तरीके की कंडीशन हुई है तो उनसे रिजल्ट क्या निकला था। लेकिन अर्थक्वेक क्योंकि नीचे हो रहा है ज़मीन के और वो एकदम से होता है, तो हम उसको 1 या 2 घंटे पहले से या कुछ समय पहले से, इवन 5 मिनट पहले भी आप उसके बारे में यहाँ पर फोरकास्ट नहीं कर सकते हो कि इस जगह पे अर्थक्वेक होने वाला है। हालांकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर होंगे तो बिल्कुल हम इसमें भी आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को भी समझ पाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसी वजह से जो इसका नुकसान है वो हमें ज़्यादा दिखाई देता है। अब जो अर्थक्वेक आया ताइवान में, वो आया है एक हुआलियन नाम की जगह पर, जिसको हुएलियन ईस्टर्न कोस्ट पे जो है वहाँ पर पड़ता है। अब ये आया क्यों है, क्योंकि फिलीपींस जो प्लेन है, ताइवान जो प्लेट है उसके नीचे फिलीपियन प्लेट्स को हम देख पाते हैं, और फिलीपियन देश की जो ये प्लेट है ये एक्चुअली में ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और ये हर साल 7.8 सेंटीमीटर पर जो ईयर होता है उसके हिसाब से ऊपर की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि कैसे यहाँ पर ताइवान का जन्म भी इस प्लेट का, चाइना की जो कोस्ट है, चाइनीज़ जो हम यूरेशियन प्लेट को देख पाते हैं उसके भिड़ने की वजह से हुआ था। फिलहाल 1999 के अंदर एक और ऐसा ही ताइवान के अंदर भयानक सा भूकंप आया था, जो कि जाना जाता है चीची के नाम से। अब ये जो चीची नाम का भूकंप था, ये अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होता था 7.7 का, और ये सेंट्रल पार्ट ऑफ ताइवान में आया था, जिसकी वजह से लगभग 2430 लोगों की मौत हुई थी। हम देखते हैं 11,000 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो घायल हो गए थे, और 50,000 से ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग्स थी जो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज यहाँ पर देखने को मिला। अब जो भूकंप आया है हुएलियन अर्थक्वेक, उसमें 13 लोगों की डेथ हो चुकी है, 1,000 से ज़्यादा लोगों को इंजरी हुई है, चोटें लगी हैं, और जो ज़्यादातर जो डेथ हुई है वो अर्थक्वेक के ट्रिगर्ड रॉक फॉल की वजह से हुई है। यानी कि बिल्डिंग अभी तक इतनी नहीं पड़ी थी ताइवान के अंदर, लेकिन जो रॉक है, जो पत्थर है, वो वहाँ से गिरने लग गए, जिसकी वजह से बहुत सारे जो 13 लोग हैं इनकी एक्चुअली में डेथ हुई। फिलहाल बात करें तो ताइवान के अंदर वर्ल्ड का वैसे ही सबसे ज़्यादा बेहतर जो यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट है अर्थक्वेक को लेकर, वो ऑलरेडी सेटेबल यहाँ पर बनाया जा चुका है। ताइवान के अंदर हम देखते हैं कि मोस्ट आइकॉनिक जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर काम किया जाता है। 1999 के अर्थक्वेक चीची के बाद में ही सबसे पहले यहाँ पर ताइवान की तरफ से हमें पता चलता है कि एक अर्थक्वेक मॉनिटरिंग नेटवर्क सिस्टम एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम को बनाया जाता है। इवन यहाँ पर वाइड स्प्रेड अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं कंट्री के अंदर। अर्थक्वेक सेफ्टी के लिए क्या क्या ड्रिल्स हो सकती है वो समझाई जाती है लोगों को, और एक बिल्डिंग कोड लागू किया जाता है कि ताकि कितने ही मैग्नीट्यूड का भूकंप यहाँ पर क्यों ना हो, इस लेवल तक बिल्डिंग्स को ज़्यादा नुकसान ना हो अगर आप इस तरीके से उनको बनाएंगे। अब इंडिया इसमें क्या कर सकता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि इंडिया जो है वो खुद एक मेजर फेज से गुजर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंशन में। हम खुद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, और हम खुद भी टेक्टोनिकल अनस्टेबल है रीजन्स में, जैसे हिमालयन जैसे रीजन के अंदर हमें पता है कि यूरेशियन प्लेट के साथ जिस हिसाब से वो टकरा रहा है, कभी भी दिल्ली तक में यहाँ पर भूकंप आ सकता है। तो इस पूरे के पूरे नॉर्दर्न एरिया जो है ये एक बहुत बड़े, और ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा आएगा, 7 से 8 मैग्नीट्यूड तक का यहाँ पर अर्थक्वेक आने की पूरी संभावना है। हो सकता है 2024 में आ जाए, हो सकता है 2030 में आए, तो अभी हमें जस्ट पता नहीं है कि वो कब होगा, लेकिन ये होने तो जरूर आ रहा है। टेक्नोलिकली हम लोग बहुत ही अभी फ़िलहाल अनस्टेबल रीजन के अंदर रहते हैं। तो हम देख पाते हैं कि ये जो नॉर्म्स होते हैं इंडिया के अंदर, हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाते हैं और बिल्डिंग सेफ्टी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ताइवान से हमें सीखना चाहिए, लेसन लेने चाहिए कि कैसे सिस्मिक कोड बनाए जाए, कैसे जो हमारी बिल्डिंग
बिल्डिंग्स होती है उनको ज़्यादा अच्छे से, अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना रहे हैं तो उनको पहले ही ध्यान में रख के बनाए कि भूकंप आ सकता है, या फिर स्पेसिफिक सिस्मिक जो डिज़ाइन होते हैं, जोनिंग होती है, मैप बनाए जा सकते हैं ताकि कोई जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स ना हो। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर इंडिया को अभी क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अ फैक्ट चेक ऑन मोदी कंट्रोवर्शियल स्पीच इन राजस्थान। फिलहाल ये पॉलिटी के लिए हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पॉलिटिक्स का एक पार्ट बन जाता है। फिलहाल इलेक्शन क्या हो रहे हैं, उसमें कौन क्या स्पीचेस दे रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सिर्फ डाटा के अकॉर्डिंग समझे तो यहाँ पर जो स्पीच दी गई थी, कंट्रोवर्शियल स्पीच दी गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो कि राजस्थान में जाकर कहते हैं कि कांग्रेस जो है अपोजिशन पार्टी वो क्या करना चाहती है, यहाँ पर जितने भी लोगों की वेल्थ है, पैसा है, उसको एक्चुअली में मुस्लिम को डिनोट करते हुए कि वो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनमें ये बांटना चाहती है। लेकिन अभी फैक्ट चेक की तरह हमने एक डाटा को यहाँ पर सिर्फ देखना है जिसके अकॉर्डिंग हम देख पाते हैं कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वुमन का अलग अलग रिलीजियस ग्रुप में, वो हम देख पाएंगे हिंदूज़ का जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2 के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है, जो किया गया था 1998-99 के अंदर। हम देखते हैं कि हिंदूज़ का वो 2.78 था, यानी एक महिला अपने पूरे के पूरे जीवन में 2.78 बच्चों को यहाँ पर क्या दे रही थी, जन्म दे रही थी। अब 2.78 का क्या मतलब हो गया, आप सोचेंगे ये कैसे हो गया कि आप 2.78 बच्चों को जन्म दे रहे हैं, या तो 2 को देंगे या 3 को देंगे। लेकिन ये इसी वजह से हो गया कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने 4 बच्चों को भी जन्म दिया, कुछ महिला ऐसी हैं जिन्होंने 2 को दिया, और कुछ महिला ऐसी थी 1 को दिया। अब इनको सभी को प्लस करके एवरेज निकाल लिया जाता है, जितनी पॉपुलेशन यहाँ पर थी उससे डिवाइड करके, ताकि हमें पता चल जाए कि पर हेड ये कितना निकल कर आ रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3, 4 और 5 की तरफ, जो कि हुए थे 2005-06, फिर 15-16 और 19-20 के अंदर। हम देख पाते हैं कि ये घटते घटते 2.78 से अब 2019 से 21 में आ चुका है 1.94, यानी कि एक महिला 2 से कम बच्चों को यहाँ पर एवरेज क्या कर रही है, जन्म दे रही है। मुस्लिम के अंदर ये ज़्यादा होता था, 3.59 था, हम देखते हैं 1998 में, लेकिन अब ये आ चुका है 2.36 के ऊपर। हम देखते हैं क्रिश्चियंस जहाँ पर ये 2.44 होता था, आ चुका है 1.88 के अंदर, और जो अलग है बुद्धिस्ट, जैन और सिक्स के अंदर, वहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये 2 से कम ही है, 1.6 के अराउंड ही मिलता है। फिर यहाँ पर हमें समझ में आता है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है हिंदू मुस्लिम वुमन के अंदर, जो 5 मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट है इनके अंदर क्या क्या रहा है। तो यूपी में हमें पता है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है, वहाँ पर हिंदूज़ का जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता था वो होता था 3.73% का, और मुस्लिम्स का था 4.33 का 2005-06 में। 2019-21 में हम देखते हैं ये 2.29% तक आ गया हिंदूज़ का, और मुस्लिम्स का 2.266 का आ गया। मतलब हर जगह पर बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में MP हम देख पा रहे हैं कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो लगातार घटता ही जा रहा है हर रिलीजन के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजन उसको कम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ व्हाट आर रूल्स अराउंड स्टार कैंपेनर्स। देखिए ये आर्टिकल जो है बात कर रहा है कि जो स्टार कैंपेनर होते हैं उनके क्या क्या रिगार्डिंग में यहाँ पर रूल हैं, क्या क्या ऐसे नियम बनाए गए हैं। तो सबसे पहले इसके लिए समझना होगा कि स्टार कैंपेनर एक्चुअली में होता क्या है। तो स्टार कैंपेनर को देखें तो हमें पता चलता है अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कि जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके अंदर यहाँ पर अगर कोई रीजनल पार्टी है तो वो 20 से ज़्यादा यहाँ पर स्टार कैंपेनर को अपनी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रख सकती है, और कोई नेशनल लेवल की है तो उसमें वो 50 स्टार कैंपेनर को यहाँ पर रख सकती है, जिसका क्या काम होता है, सेक्शन 77 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग ये लोग लीडर्स होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, कि ये लोग क्या करेंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी का भाग बनेंगे, स्टार कैंपेनर होंगे, सामने जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, सेलिब्रिटीज़ की तरह इनको ट्रीट किया जाता है, चेहरे ये पॉलिटिकल पार्टी के जो होते हैं वो बन जाते हैं। अब इनका नाम जो होता है पहले ही इलेक्शन कमीशन जो कमीशन होता है उनको देना पड़ता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे वो एक्चुअली में इनके नेम्स को पहले ही रख लेते हैं, और नोटिफिकेशन जब आता है इलेक्शन का उससे 7 दिन के अंदर अंदर इनके नाम सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देने पड़ते हैं कि ये हमारे लिए कैंपेन करेंगे, जाकर वोट मांगेंगे। अब इसके क्या क्या बेनिफिट है, RPI एक्ट के अकॉर्डिंग देखिए तो हम देख पाएंगे जो लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के वो एक्चुअली में ट्रैवल कर सकते हैं बाय एयर और अदर मीन्स में ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो कि
इलेक्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर जो कैंडिडेट होता है उस पार्टी का उसमें ऐड नहीं किया जाता है। कि मान लीजिए जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है वो कितना दिया जाता है, 95 लाख का यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च करने का दिया जाता है, और हम देख पाएंगे कि जो छोटी स्टेट्स हैं उनमें लगभग ये 75 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो अगर आप इनमें से कहीं पर जो बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उसके ऊपर उस खर्चे को जो लीडर्स हैं उनका यहाँ पर गिना नहीं जाता है। खैर इनके कानून यही है कि इनको पहले बता देना चाहिए, फिर भी ये बाद में जाकर यहाँ पर कैंपेनिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम देख पाते हैं यहाँ पर है सुनीता केजरीवाल, जो कि इंडिया ब्लॉक को यहाँ पर जो महारैली की गई थी रांची के अंदर वहाँ पर संबोधन कर रही हैं, बता रही हैं। तो उनके हस्बैंड जो है अरविंद केजरीवाल वो फिलहाल जेल के अंदर है, तो ये एज अ पार्टी की स्टार कैंपेनर अभी काम कर रही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज़ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी कि स्ट्रोक के बाद में जो डिप्रेशन होता है उसका क्या क्या यहाँ पर ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि करंटली अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रोक जो होता है उसको डिफाइन किया है, और उसके कुछ क्लिनिकल साइंस को भी बताया है कि ग्लोबल डिस्टर्बेंस के अंदर ये इसके साइन है, और अगर ये 24 घंटे के बाद तक रह जाते हैं या इसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि पोस्ट स्ट्रोक की वजह से हुआ हुआ डिप्रेशन था या स्ट्रोक जो है वो हो चुका है। समझते हैं स्ट्रोक क्या होता है। पोस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के बाद में, तो स्ट्रोक के बाद में कोई डिप्रेशन किसी को हो रहा है तो स्ट्रोक एक्चुअली में क्या है, चलिए देखते हैं। स्ट्रोक का मतलब होता है 24 घंटे के अंदर अंदर उसका कारण पता नहीं चलता है कि क्यों किस वजह से डेथ हुई है, जस्ट मसल्स में कुछ चेंज आता है। हम देख पाते हैं कि एक डिसऑर्डर की तरह ये सामने आता है जिसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाती है, इंसान सोच समझ नहीं पाता है, न्यूरोसाइकेट्रिक मोबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, डिमेंशिया हो जाता है, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, मूड डिसऑर्डर होता है, और फिजिकल और मेंटल इमोशनल मैनिफेस्टेशन हम देख पाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिसेबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। अब जो लोग होते हैं स्ट्रोक के समय में हम देखते हैं कि कैसे उनको सडनली कोई डिसेबिलिटी ट्रिगर करती है, वो इमोशनल रिस्पॉन्स भी हो सकता है, ब्रेन इंजरी हो जाती है उनकी एकदम से, जिसकी वजह से उनका मूड चेंज होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर, या फिर स्ट्रोक इतनी स्पीड से आता है। हार्ट अटैक वगैरह को आप शायद एक पल के लिए यहाँ पर काबू कर भी पाएँ, लेकिन स्ट्रोक को काबू कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके पीछे का कारण समझ में नहीं आता है। बस समझ में आता है कुछ ना कुछ वेस्कुलर लेवल पे कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से ये सारे के सारे कारण देखने को मिलते हैं। अब स्ट्रोक के कुछ सर्वाइवर भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके सब स्ट्रोक आने पे उनकी डेथ ही हो जाती है। रेदर जो सर्वाइवर रह जाते हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा में 70 से 80% में हम देख पाते हैं कि पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन यहाँ पर रह जाता है। अब इसमें क्या होगा कि वो जो स्ट्रोक जिनको आया था, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रोक के बाद में फिर से भले चंगे हो जाए, हो सकता है कि वो महीनों तक ढंग से चल ना पाए। 30% ऐसे लोग होते हैं जो बहुत लंबे समय तक ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, उनकी आवाज़ जो थी वो उतने अच्छे तरीके से नहीं निकल पाती है। तो इसी वजह से लोगों को क्या होने लगता है कि उनके मूड चेंज होकर लगातार डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो अब इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके ट्रीटमेंट के लिए बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड रिहेबिलिटेशन पैराडिगम इन सब के ऊपर काम किया जा सकता है। जैसे कि बिहेवियरल थेरेपी दी जा सकती है, थेरेपिस्ट जो होंगे दवाइयाँ दी जा सकती है, जैसे साइकेट्रिस्ट वगैरह एंटी डिप्रेशन उनको ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन उनके अंदर उनको ध्यान में रखना होगा कि वो कौन से टाइप की एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ यहाँ पर किसी इंडिविजुअल को दे रही हैं। तो जो उसके बेनिफिट जो होते हैं या पॉसिबल जो रिस्क हो सकते हैं एंटी डिप्रेशन थेरेपी के, वो ऑलरेडी उनको पेशेंट को पहले ही बता देने चाहिए। खैर यहीं पे आज हमारे जो न्यूज़पेपर हैं वो ख़त्म हो जा रहे हैं। अभी तक जो भी यहाँ पर बना हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे हौसला मिलेगा, मैं और बेहतर आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी। एंड अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलूँगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।